गुड़गांव। अगर कंक्रीट का जंगल होना किसी शहर के समृद्ध होने की निशानी है, तो स्वागत है आपका भारत के सबसे तेजी से अमीर और विकसित होते शहर गुड़गांव में। आसमान छूते विकास को देखते देखते आपकी गर्दन दुख जाएगी, लेकिन इमारतों की गिनती खत्म नहीं होगी। शीशे जड़ी दीवारों का ऐसा जंगल इस कदर पूरे एनसीआर में कहीं नहीं है, यहाँ तक कि दिल्ली में भी नहीं। आप शानदार भवन निर्माण का ये रोमांच महसूस करते रहिए। इस बीच आपको विकास की एक और तस्वीर दिखाते हैं। चलिए गुड़गांव से 24 किलोमीटर दूर। ये सोहना है, अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा सोहना। फिलहाल यहाँ के प्राकृतिक शिवकुंड के दर्शन कीजिए। स्नान के लिए दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। पुरखों के जमाने से सुना जा रहा है कि इस कुंड में स्नान करने से सभी तरह के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। सोहना जिस अरावली की गोद में बसा हुआ है, उसकी रेंज दिल्ली से लेकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। दिल्ली के जिस रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, यानी जहां से देश की हुकूमत चलती है, वो इस अरावली का ही हिस्सा है। 5650 फीट ऊंचा माउंट आबू इस अरावली का ही सबसे ऊंचा शिखर है। बनास, लूनी और साबरमती जैसी नदियां अरावली श्रृंखला से ही निकलती हैं। लेकिन हरियाणा और राजस्थान में आज यही अरावली बदनाम है, और इसकी वजह है कुदरत के बीच लगातार पसरता कंक्रीट का जंगल। एक जमाना वो भी था जब हरियाणा और राजस्थान के इलाके में इस पर्वत श्रृंखला में 10-10 किलोमीटर की दूरी पर कोई न कोई झरना या कुंड हुआ करता था। पानी इतना था कि सोहना की धरती वाकई सोना उगला करती थी। लेकिन अब तो न पानी बचा, न झरना और न सोना, बस नाम रह गया है सोहना। मिसाल के तौर पर ये सोहना की दमदमा लेक है। कभी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रही झील आज जीवित रहने की लड़ाई लड़ रही है। करीब 8 एकड़ में फैली दमदमा झील का पानी पहाड़ियों से होकर आता है, लेकिन जिन पहाड़ी झरनों से होकर झील में पानी आता था, वो आधुनिक हो रही अरावली के बीच कहीं खो गई। यहाँ वीकेंड में टूरिस्ट आते हैं और छुट्टियों का आनंद लेते हैं, और अरावली पर्वत श्रृंखला पर्यटकों में रोमांच को बनाए रखता है। लेकिन इन सब का सीधा संबंध पानी से ही है। पिछले कुछ सालों से पर्यटन के आकर्षण का केंद्र दमदमा लेक वजूद बचाने के लिए जूझ रही है। ये हरियाणा की प्राकृतिक झीलों में से एक है। वर्षा जल ही सिर्फ इस लेक के लिए पानी का स्रोत है। पिछले कुछ सालों से लगातार पानी की कमी की वजह से ये मरणासन के कगार पर है। दमदमा लेक में जलस्तर के बढ़ने से सिर्फ यहाँ के पर्यटन क्षेत्र और रिजॉर्ट मालिकों का ही फायदा नहीं है, बल्कि इसका सकारात्मक असर आसपास की कृषि योग्य जमीन पर भी पड़ता है। दमदमा लेक में घटते जलस्तर का नकारात्मक असर आसपास के गांव पर भी पड़ा है। गिरते जलस्तर की वजह से पिछले कुछ सालों में गर्मी के दिनों में कई ट्यूबवेल बंद हो चुके हैं। अंग्रेजों के टाइम के जो बांध बनाए गए थे, जैसे घाटा का है, 15 सेक्टर के आसपास है, हसलापुर है और कामरोज है, मोहम्मदपुर इधर रायसीना की साइड में है। ऐसे कुछ 10-11 बांध थे जहां जिनको तोड़कर वहाँ बिल्डिंगें बना दी गई हैं, तो पानी का कोई रिसोर्सेज यहाँ जमा तो होता नहीं, इसलिए वाटर लेवल भी बहुत नीचे चला गया। पहले कुआं होते थे, कुआं से सिंचाई होती थी, कुआं उनका वाटर लेवल नीचे चले गए, बोरिंग लगाए, अब वो बोरिंग भी फेल होते जा रहे हैं। तो ऐसा किसान कहाँ तक करता रहेगा ये एग्रीकल्चर के लिए? तो छोटे छोटे किसान हैं यहाँ के, 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में अब खर्चा आने लगा है। सरकार से परमिशन नहीं मिलती सहज ही आगे बोरिंग करने के लिए। पीने के पानी की तो समस्या है हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा होती जा रही है। हमारे सोहना ब्लॉक में जितने भी हैं सारे बोरवेल मशीन से बंद किए हुए हैं, बाकी बोकी से कर सकते हैं हम।
इतना अलाउ किया हुआ है कि बोकी से जो भी है वो कर सकते हैं, पर बोकी से 100 फुट से ज़्यादा होगा नहीं। तो इसलिए हमारे एरिया में तो बोरवेल बिल्कुल बंद है। अरावली के आंचल में बसी ये झील सिर्फ पर्यटन या खेती के लिहाज से ही नहीं, बल्कि प्रवासी पक्षियों के लिए पसंदीदा स्थलों में से एक है। शांत और प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से प्रवासी पक्षियां सर्दियों में यहाँ आशियाना बनाती हैं। इन्हें दिसंबर और जनवरी के महीनों में प्रवास करते देखा जा सकता है, लेकिन पानी संकट ने इनके भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। विकास की इस अंधी दौड़ का असर सिर्फ दमदमा लेक ही नहीं, बल्कि प्रसिद्ध शिवकुंड पर भी हो रहा है, जिस पर लाखों लोगों की आस्था टिकी हुई है। महाराज सावन सिंह के बसाए सोहना में शिवकुंड की देखरेख जिस तरीके से होती है, अगर बाकी जगहों पर भी ऐसे ही इंतजाम हो तो सुधार की गुंजाइश बनेगी। यहाँ के बाशिंदे कहते हैं कि भूमिगत जल का दोहन नहीं रुका तो शिवकुंड भी अपना महत्व खो देगा। यहाँ कुंड पे यात्रियों को पानी की व्यवस्था करने के लिए बड़ी समस्या होती है, क्योंकि जैसे जैसे दिन पे दिन पानी का स्तर नीचे जाता जा रहा है, इसके कारण से हमें यहाँ पानी की व्यवस्था के लिए बोर भी करना पड़ा ताकि इसका लेवल हम बनाए रखें। इसका कारण नीचे जाने का कारण ये भी है कि क्योंकि शहर में और भी बहुत सारे बोर पब्लिक हेल्थ वालों ने कराए हैं, जिससे कि पानी का स्तर नीचे जाने का मेन कारण है। पहाड़ों का कुदरती जल खो गया है और वहां कंस्ट्रक्शन में लगे बिल्डर भारी मशीनें लगाकर अंदर से पानी खींच रहे हैं। फार्म हाउसों और दूसरी बिल्डिंग्स के लिए 400 से 600 मीटर तक की खुदाई करके पानी निकाला जा रहा है। जंगल की कटाई के चलते ना तो पहाड़ों में पानी इकट्ठा हो रहा है और न ही बरसात हो रही है। साफ है कि बांधों और झीलों में पानी नहीं पहुंच रहा है और खेतों को भी पानी नहीं मिल रहा है। किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सिंचाई के लिए सैकड़ों फीट नीचे तक ट्यूबवेल खुदवाए। ऐसे में स्थानीय लोग प्रॉपर्टी डीलर के हाथों जमीन बेचकर इलाके से पलायन कर रहे हैं। एक तो नेचुरल जो बरसात है आजकल वो भी कुछ कम हो गई है, और बरसात का जो पानी होता था वो नेचुरल कुछ बांध वगैरह होते थे पहाड़ी पे, जैसे इस एरिया में अपने नेचुरल बांध होते थे, वहाँ पानी स्टोर होता था, उससे वाटर लेवल ठीक मेंटेन रहता था। वो अभी इकट्ठा नहीं होता है, तो अब हार्वेस्टिंग जो मेन प्रॉपर होनी चाहिए थी वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं रही है, बिल्कुल खत्म हो गई है। पानी आज सोहना की सबसे बड़ी समस्या है। कमाल की बात यह है कि पानी की ये दिक्कत सिर्फ गर्मियों में ही नहीं बल्कि पूरे साल रहती है। आगे बढ़ने से पहले बात सोहना के मास्टर प्लान 2031 की, यानी वो योजना जो अगले 17 सालों के लिए सोहना के लिए तैयार की गई है। प्लान है कि सोहना की हजारों एकड़ जमीन शहरीकरण के लिए इस्तेमाल की जाएगी। बिल्डर कंपनियों ने अरावली की पहाड़ियों को काटना भी शुरू कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक मास्टर प्लान पूरा होने तक अरावली की पहाड़ियों का बड़ा हिस्सा समतल कर दिया जाएगा, हरियाली गायब कर दी जाएगी और आपको तैयार मिलेगा कंक्रीट का एक और बड़ा जंगल। ये सारे प्रोजेक्ट या तो रिहायशी हैं या फिर कमर्शियल। सोचने की बात है कि बढ़ते शहरीकरण का सीधा असर किस पर है। जाहिर तौर पर इससे प्रभावित वो लोग हो रहे हैं जो यहाँ के पुराने बाशिंदे हैं, यानी स्थानीय किसान। आंकड़ों पर यकीन करें तो गुड़गांव के इस एरिया में पहले 8% तक हरियाली थी, जो फिलहाल 6% ही बची है। मास्टर प्लान पूरा होने के बाद ये 4% से भी कम हो जाने की आशंका है। इलाके के लोगों का कहना है कि बिल्डरों की नजर इस पूरे इलाके के गिरते जल स्तर पर है। उनकी साजिश है कि जल स्तर की गिरावट बनी रहे ताकि किसानों का खेती से मोह पूरी तरह से भंग हो जाए और वो मजबूरी में अपनी जमीन बिल्डरों के हाथों बेच दें। इस तरह से बिल्डर पूरे सोहना को कंक्रीट के जंगल में तब्दील कर सकें। जब हमने सन 75 में यहाँ जमीन खरीदी थी, उस दौरान इस इलाके में बारिश बहुत हुआ करती थी, जिससे यहाँ पानी खूब भर जाता था। और जब हम अपने पशु चराते थे या कोई भी चीज़ करते थे, पानी की जरूरत पड़ती थी, तो हम यहाँ हाथ से 1 या 1.5 फुट थोड़ा सा खोदने के बाद पानी आराम से निकल जाता था और हम उसको पीते थे। अभी हालत यह है कि बारिश कम हो रही है। अभी हमें कम से कम 300 फुट बोर कर नीचे करना पड़ता है, जिसकी वजह से खर्चा भी ज़्यादा हो रहा है, समरसेबल मोटर लगानी पड़ रही है। अभी स्थिति ये है कि अगर हम खेती बाड़ी छोड़कर अपना कोई और ही धंधा करेंगे। किसानों के पास धंधा बदलने के अलावा कोई चारा नहीं है और बिल्डर लॉबी है कि आदत से बाज नहीं आती। कमाल देखिए कि स्थानीय लोग अपनी ऐतिहासिक यादों को दफन करने को मजबूर हैं।
अरावली की शानदार जल परंपरा कंक्रीट के जंगल में गुम हो रही है। एक जमाना था जब इलाके के छोटे छोटे बांध पानी से लबालब भरे होते थे। अब बांधों को तहस नहस करके वहां इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। पानी का स्तर खतरनाक ढंग से नीचे जा रहा है। 100 बात की एक बात यह है कि नई तकनीक ईजाद करने से ज्यादा हमें अपनी जल परंपरा को फिर से जिंदा करने पर जोर देना होगा। पुराने जमाने में ना तो कोई सिंचाई विभाग हुआ करता था और न ही इसकी पढ़ाई के लिए कोई संस्थान और विशेषज्ञ हुआ करते थे, लेकिन लोगों के पास सबसे बड़ी संपत्ति इलाके के कुएं और तालाब हुआ करते थे। एक अनुमान के मुताबिक आजादी के वक्त देश में 25 लाख छोटे बड़े तालाब हुआ करते थे। कुओं की संख्या तो बेशुमार थी और कई जगह बिना रस्सी के हाथ कुओं से पानी खींच लिया जाता था। अरावली के इस इलाके में अब तो ना वो कुएं बचे और ना ही छोटे बांध। यहाँ पानी की जो समस्या है सिर्फ किसानों की समस्या तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आम लोगों की समस्या बन चुकी है। ये समस्या किसानों के लिए इसलिए है कि उनको खेती के लिए पानी चाहिए, लेकिन जो परिवार यहाँ गुजर बसर कर रहा है वो अपने बच्चों का लालन पालन ठीक से करने की स्थिति में नहीं है। पानी का संकट उनकी सेहत और जेब दोनों पर भारी पड़ रहा है। अगर पानी के इस गणित को समझने की कोशिश करें तो मौजूदा परिस्थिति ने किसानों को अपनी जमीन बेचकर मजदूर बनने पर मजबूर कर दिया है। किसान के सामने तो कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है सरकार ने। अब आप देखिए कि रोज एक्वायरमेंट हो रही है। अपनी सरकारी प्लानिंग्स के लिए रोज सरकारी जो जमीन है किसानों की वो ली जा रही है और किसान एक तरफ तो पानी की तरफ से परेशान है, दूसरी तरफ जो उसकी जरूरत है उसके लिए उसको पैसा चाहिए, उसको जीने के लिए साधन चाहिए, तो किसान अपनी जमीनें दे रहा है। यही कारण है कि गुड़गांव सारा कंक्रीट का जंगल बना। आज भी जो रिहायशी इलाके हैं उनमें वाटर टैंक की सप्लाई के लिए अनऑथराइज तरीके से ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, जिससे जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है। वहाँ पे प्रोफेशनल लोग टैंकर भरते हैं। टैंकर भरने की वजह से जिन क्षेत्रों में सप्लाई नहीं है, जहाँ पे लोग समरसीबल से पानी भरते हैं, जहाँ पर लोग अपने साधन से पानी की जिन्होंने व्यवस्था की हुई है, उन लोगों के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। उनके समरसीबल आज पानी छोड़ चुके हैं। सरकार सप्लाई वहाँ दे नहीं रही, समरसीबल पानी उठाता नहीं, आदमी कहाँ जाएगा। जीवन के 60 बरस देख चुके राज सिंह उन दिनों को याद कर बड़े फख्र से बताते हैं कि 2 दशक पहले कुएं और रहट से उन्होंने फसल को सींचा। सामूहिक खेती होती थी, बारिश प्रचुर मात्रा में होती थी, साथ ही उस पानी का जमाव आसपास के 100 से ज्यादा कुओं में होता था। लेकिन आधुनिक तौर तरीकों ने परंपरागत उपायों को खत्म कर दिया। ट्यूबवेल युग में भला कौन कुओं, तालाब और नदियों की सुध लेने वाला है। इसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि पानी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। कई जीव जंतु भी लुप्त हो चुके हैं। बारिश होने पर भी हमारे एरिया में इतनी सूखा आ चुकी है कि वो पानी ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा में हमारे जो जंगल की जमीन है सबको चूस जाती है। पेड़ वगैरह भी हमारे जंगल में जितने हैं वो सब सूख चुके हैं। बहुत कम मात्रा में पेड़ दिखाई देते हैं। पक्षी भी जैसे मोर वगैरह होते थे वो भी बहुत कुछ जो है खत्म हो चुके हैं। अगर कुछ दिन बाद में ऐसी हालात रही तो हमारे एरिया में फसल वगैरह होना सब ये बंद हो जाएंगी। केंद्र सरकार में सलाहकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जियोग्राफिक्स के रिटायर्ड प्रोफेसर ये मानते हैं कि देश में पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। गिरते जलस्तर से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रोफेसर रूणवाल के मुताबिक जब प्रगति होती है, विकास होता है, तो ये सारी समस्याएं आती ही आती हैं। इसलिए इसका मिलजुल कर समाधान ही निकालना पड़ेगा। इनका ये भी मानना है कि जनसंख्या विस्फोट भी इस समस्या की सबसे बड़ी वजह है। ये तो स्वाभाविक है कि आबादी बढ़ रही है और शहरीकरण बढ़ रहा है, इसलिए गुड़गांव में मकान तो बनेंगे ही बनेंगे। सवाल ये है कि जब मकान बनेंगे तो कितनी भूमि किसान से ली जाए और कितनी ली जाए, उसका एक संतुलन होना चाहिए, ताकि जो मकान बने वो ऐसे जगह पे बने या ऐसे हाई राइज बने कि भाई भूमि कम से कम लो, और जितनी भी प्रकृति में जो टोपोग्राफी है, ऊंची नीची ज़मीन है, उसमें कितना आप जगह में बना सकते हो, ताकि जो कैचमेंट एरिया है जहाँ से भी छोटी छोटी नाले आते हैं, जो सूखे नाले लगते हैं गर्मियों में, तो मगर बरसात में उन्हीं से पानी आता है, तो उनका पानी आता रहे और ज़मीन के अंदर चलता रहे। तो इसको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी शहरीकरण के लिए। उस पूरे क्षेत्र में एक मिलजुल के बात करें कि भाई किस हिसाब से हम प्लानिंग करें कि
पानी भी रहे और मकान भी बन सके। आसपास के कई इलाकों में देखिए आप, लो लाइंग जो एरिया जो पहले पानी के क्षेत्र होते थे, जब बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता, अब लोगों ने वहाँ क्या किया, उसमें कचरा डालना शुरू किया और कोशिश की कि उसको भर दिया जाए, भर के लेवल कर दिया जाए, और हो सकता है जो उद्देश्य की बाद में वहाँ पर मकान बनाए, मगर जो ज़मीन में पानी ज़्यादा है वो बंद हो गया ना, जा नहीं रहा है। तो इस तरह के हम लोग जितने भी ऐसे कुछ कार्य हो रहे हैं उसको रोकें, उनको दोबारा से सफाई करें, रिचार्ज करें, तो इसका समाधान निकल जाएगा। सरकारें सोहना की समस्या से वाकिफ हैं, लेकिन जो नीति बन रही है उससे किसका भला हो रहा है, ये कोई नहीं जानता। सोहना को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इसके तहत रोहतक से पाइपलाइन के जरिए गांव घामलौज के तालाब में पानी इकट्ठा करने की योजना है। प्लान ये है कि इसी तालाब से इलाके में पानी की सप्लाई होगी। लेकिन 2031 के इस मास्टर प्लान में नया क्या है? सवाल नीयत का है। हुकूमत की नीयत अगर ठीक रहती तो करोड़ों रुपए के नए प्रोजेक्ट की जगह पुरानी परंपरा को ही दुरुस्त करने का काम किया जाता। सूख चुके तालाब फिर से जीवित किए जाते। जो मेरे बाएं हाथ की तरफ आप देख रहे हैं, यहीं से पानी उतर के इसमें आता था। दोनों छोटी छोटी पहाड़ियों का ऊपर तक का पानी, तकरीबन 1.5 किलोमीटर ऊपर तक का पहाड़ी का पानी छोटी छोटी टोरेंट से इसमें भरता था। बरसात काफ़ी होती थी, इसलिए पूरे साल सावन से सावन तक ये भरा रहता था। लेकिन आज अप्रैल का महीना है और आप देख सकते हैं कि इसमें मात्र 2 बूंद पानी भी नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है। वजह है वाटर टेबल नीचे जाना, कम बरसातें होना, मॉडर्नाइजेशन की थर्स्ट की वजह से मौसमों में बदलाव आना। जो बरसात लगातार 3-3, 4-4 दिन तक हुआ करती थी, महज 20 मिनट 10 मिनट तक सिमट के रह गई हैं, जिनमें पहाड़ खुद नहीं भीग पाते हैं, तो वो नीचे पानी उतर के आएगा कहां से? दिक्कत दूरदर्शी सोच की है। सरकारें अधिक से अधिक 5 साल की सोचती हैं और ग्राउंड लेवल पर चीजों को दुरुस्त करने के काम को सरदर्द मान लेती हैं, क्योंकि इसमें उन्हें तत्काल मुनाफा नहीं दिखाई पड़ता। हमने इलाके के उन लोगों से बात की जिनका अपना कोई धंधा है। आखिर परेशानी क्या है? सवाल घूम फिर कर फिर वहीं आ पहुंचा है। बिल्डर लॉबी जमीन का सीना फाड़कर पानी चुरा रही है, पेड़ कट रहे हैं, पहाड़ नंगे किए जा रहे हैं, सरकारी फाइलें सुस्त और पस्त पड़ी हुई हैं। आज जो छोटे छोटे ट्यूबवेल और जो छोटे छोटे पंप लगे हैं, ये तो कम हिस्सा दोहन करते हैं। बड़ा हिस्सा जो ये कंस्ट्रक्शन की मशीनरी है। दूसरी, कुछ लोगों ने पहाड़ों के ऊपर फार्म हाउसेज बना दिए हैं, जिनके ट्यूबवेल 20 इंच डायामीटर से ज्यादा के हैं, 22 इंच डायामीटर से ज्यादा के हैं, और जिनकी गहराई 600-600 मीटर 400-400 मीटर तक है। लिहाजा वो सारे पानी का इतना दोहन कर लेते हैं कि गर्मियों में सूखा चला जाता है। पूरे सालों में 2 सेंटीमीटर भी बरसात नहीं हो पाती है। तो फिर जो अगले साल का दोहन है वो पूरा ग्राउंड वाटर पे जाता है और उसका लेवल फिर नीचे गिरता चला जाता है। किसानी यहाँ मजबूरी का नाम बन गई है। या तो दाम लेकर अपनी जमीन से बेदखल हो जाइए, या फिर खेती को घाटे का सौदा मानकर अपनी किस्मत पर आंसू बहाइए। आधुनिकता की बिसात ऐसी बिछी है कि सिर्फ कृषि ही नहीं, दूसरे पारंपरिक धंधे भी दम तोड़ रहे हैं। बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, दिक्कत सगड़ी है यहाँ की। धरो यहाँ कोई धरे, यहाँ तो माठ को बिक जा 10-20 को तो वहाँ खा लेना, बैठे रहो भूखे। सगड़ी दिक्कत आ रही है। मोल तो मिट्टी लावे हम 1000 रुपये लेती है गाड़ी, ट्रैक्टर, उसमें 100 मिट्टी लाते हैं। पानी की दिक्कत है सगड़ी हमको। तड़के उठते भागेंगे, पिंगे को मेरे तेरे ट्यूबवेल पर जावे। राजपाल इस इलाके में उस जमाने से व्यापार कर रहे हैं जब देश में इमरजेंसी लगी थी। दूध के धंधे में पानी की मिलावट कभी नहीं की, लेकिन पानी उनके सदाबहार धंधे को इस कदर चौपट करेगा, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। जुलाई से और लगा के अगस्त जनवरी तक प्रोडक्शन अच्छा होता है, अच्छा दूध उत्पादन होता है, तो चारा भी अच्छा होता है, पानी भी अच्छा होता है, मौसम भी बढ़िया होता है। और फरवरी से लेके और जुलाई तक 2 हिस्सा खत्म हो जाते हैं दूध के, तीसरा हिस्सा ही बाकी बचता है, क्योंकि ग्रोथ भी नहीं होता, पानी भी नहीं होता, पूरा बरसात भी नहीं होती, और साधन हमारे पास कोई ऐसे है नहीं, जो नहर का तालाब का कोई ऐसे साधन हमारे इलाके में कोई नहीं। पानी जब सैकड़ों फीट नीचे चला जाए तो किसान क्या खाकर खुदाई कराए, वरना तो इस इलाके की जमीन वाकई सोना उगलती थी। धान, मक्का, चना, अरहर, मसूर और गन्ना,
क्या कुछ नहीं होता था यहाँ के खेतों में। लेकिन देखते ही देखते जमीन पर फसल की जगह इमारतें लहलहाने लगीं। आजादी के 67 साल बाद देश के नागरिकों को भोजन का अधिकार देने वाले क्या ये सोचने की जहमत उठाएंगे कि जब अनाज ही नहीं मिलेगा तो काहे का भोजन और काहे का अधिकार। इससे अच्छी तो गोरों की सरकार थी। कम से कम उनके कैरेक्टर को लेकर कोई कंफ्यूजन तो नहीं होता था। ब्रिटिश टाइम से ही बांध बने हुए हैं, क्योंकि तब वो जो रेवेन्यू लेते थे खेती से लेते थे, और खेती उन दिनों खाली कुएं से एक कार्टिजन वेल जिसको रहट कहते हैं उससे होती थी, और पानी जो था जो बरसात का था वो बांधों में इकट्ठा रहता था और जमीन का पानी भी 6-7 फुट के लेवल पे रहता था। अब ना तो उतनी बरसात हो पाती है, ना बांधों में ही पानी रहा है उतना। बांध सभी जगह थे जो लगभग अक्टूबर तक पानी सरकार उसमें रहने देती, अक्टूबर बाद निकालती, बाद में उसमें फसल बुआ करती, तो उससे हमारा वाटर लेवल बहुत ऊंचा जाता था। जब से बांध सिस्टम खत्म हुए हैं उससे हरियाली कम हुई है, बरसातें कम हो गई। पहले इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बंद सब डिविजन बनाए हुए थे, बंद के जो है ना अलग महकमा इरिगेशन बनाया हुआ था, वो मरम्मत करते थे उस बांधों की। और आज ना तो बांध रहे ना वो सब डिवीजन रहे, और सरकार ने एकदम सारे बांध खत्म कर दिए। हरियाणा सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 साल में अंडरग्राउंड वाटर लेवल 12 से 20 मीटर तक नीचे चला गया है। साल में 2 बार 50 ऑब्जर्वेशन वेल यानी चिन्हित कुओं के पानी के स्तर की जांच की गई तो पता चला कि हालात चिंताजनक हैं। गुड़गांव में 1982 में भूमिगत जल का स्तर 12.77 मीटर था, जो कि 2012 में 27.42 मीटर नीचे पहुंच गया, जबकि सोहना में 1982 में सिर्फ 5.15 मीटर की खुदाई पर मिलने वाला पानी अब 21.69 मीटर नीचे जा पहुंचा है। शहर के कुछ पॉश इलाकों में तो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल 300 फीट से भी नीचे चला गया है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके में साल 2010 से 2011 तक यानी साल भर के अंदर भूमिगत जल का स्तर 1 मीटर तक नीचे गिर चुका है। भूमिगत जल को लेकर अदालतों ने भी पिछले दिनों सख्ती दिखाई है। पिछले साल अगस्त में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि बिल्डर सिर्फ रिसाइकिल किए पानी का ही इस्तेमाल करें और भूमिगत जल का इस्तेमाल सिर्फ खेती के लिए ही किया जाए। इसमें भी किसान अगर पानी बेचते हैं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। बावजूद इसके कंस्ट्रक्शन कार्यों के लिए भूमिगत पानी का इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी है। कई बिल्डर तो आंखों में धूल झोंककर सरकारी नियमों को तोड़ रहे हैं। 2010 में छपी एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 दशकों में लगभग 35,000 बोरवेल की खुदाई हुई, जिनमें से मात्र 9,780 ही रजिस्टर्ड हैं, यानी लगभग 26,000 बोरवेल गैर कानूनी खोदे गए। एक किसान और उसका परिवार जो कभी खुद की जमीन का मालिक होता था, साल भर के लिए अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर लेता था, आज वही किसान जमीन बेचने को मजबूर है। यहाँ तक कि वो अपनी जमीन से विस्थापित होने को भी मजबूर है। घर के सदस्यों की आम राय बनती जा रही है कि किसानी घाटे का सौदा है। खेती के लिए पानी की कमी, पानी के लिए बोरवेल और बोरवेल चलाने के लिए बिजली पर आश्रित होना, इतना ही नहीं पैदावार बढ़ाने के लिए महंगी खाद का इस्तेमाल, ये वो वजहें हैं जिनकी वजह से किसान परिवार की अगली पीढ़ी इससे पीछा छुड़ाना चाहती है। रही सही कसर बड़े शहर की चमक दमक, बिल्डरों से मिलने वाला पैसा इनको जीवन जीने के लिए आसान नजर आता है। इस सोच ने युवाओं को अपराध की तरफ भी मोड़ना शुरू कर दिया है। जाहिर है आम लोगों को पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है। स्थानीय पत्रकार ललित जिंदल कहते हैं कि बिल्डरों को उदारता से पानी पिलाने वाला प्रशासन पब्लिक को पानी के नाम पर परेशानी सप्लाई कर रहा है। जो मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंगें बनाई हैं और सरकार ने एनओसी सीएलयू वगैरह देकर यह खास कारण रहा है जिससे जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। गर्मियों में तो सब जो ये पानी की समस्या है ये भीषण हो जाती है, लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। हमारे यहाँ पे जो आपूर्ति दी जाती है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से गर्म पानी की दी जाती है। महिलाओं को 4-4, 5-5 घंटे उस पानी को ठंडा करने पे लगाया जाता है। पानी की स्थिति ऐसी है, पहले हमारे यहाँ पानी करीब करीब 10 से और 15 घंटे आता था। अभी स्थिति ये है कि आधा घंटा सवेरे और करीब करीब आधा घंटा शाम को पानी आता है।
और पूरे शहर की स्थिति ये है कि पब्लिक हेल्थ ने करीब करीब 24 बोर किए हुए हैं, जिनमें से 20 बोर ऐसे हैं जहां ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया हुआ है। लाइट जाते ही वो रुक जाते हैं और लाइट आते ही वो पानी को निकालना शुरू कर देते हैं। यानी जितनी देर लाइट रहेगी पानी निकलता रहेगा, किसी को जरूरत है चाहे नहीं है, वहां पर ऑपरेटर नहीं है। पानी के लिहाज से पूरे हरियाणा को दो भागों में बांटा जा सकता है, उत्तर हरियाणा और दक्षिण हरियाणा। उत्तर हरियाणा पंजाब से सटा क्षेत्र है। इस इलाके में पानी की कमी नहीं है, क्योंकि उस इलाके के पास से नदियां और नहरें गुजरती हैं, जिसकी वजह से भूजल स्तर बरकरार रहता है और ऐसे में खेती के लिए पानी संकट का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन सोहना दक्षिण हरियाणा का हिस्सा है और ये पहाड़ी इलाका है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। इसमें पानी की कमी होती है, क्योंकि पहाड़ों पर पानी तो रुकता नहीं है, सिर्फ पहाड़ की दरार में रुकता है। ए बिना नचैनी पत प्यारे की कैसे चढ़ू अटारी में, मैं कैसे चढ़ू अटारी में, मैं कैसे चढ़ूं अटारी मेरी, मैं तो कैसे चढ़ूं अटारी में। ए बिना नचैनी पत प्यारे की कैसे। जल है तो कल है। यही वजह है कि पानी का अर्थशास्त्र किसानों को भी देर से ही सही समझ में आने लगा है। लेकिन हुक्मरानों को यह अर्थशास्त्र अब बिना देरी किए समझ लेना चाहिए। हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में साफ कहा है कि प्रशासन पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सही तरीके से योजना बनाए, पानी का दोहन रोक, पर्याप्त नहरी पानी उपलब्ध कराए। और प्रशासन ने अपने जवाब में कहा है कि पर्याप्त संख्या में वाटर ट्रीटमेंट प्लान के अलावा अन्य योजनाएं बनाई जा रही हैं। लेकिन सवाल उठता है कि सरकार पानी के मसले को युद्ध स्तर पर क्यों नहीं सुलझाना चाहती? क्या ये मान्यता बन गई है कि जब तक किसान अपने हक और वजूद की लड़ाई के लिए सड़कों पर आंदोलन नहीं करेगा, तब तक कोई समाधान नहीं होगा? सरकार को सोचना होगा कि किसानों की नाराजगी से पहले उनसे किए गए वादों को जमीन पर उतारा जाए।